गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेशों से वस्त्र तक पादप रेशें। आज हमें पढ़ना है बच्चों 14.3 कुछ पादप रेशें। हम पादप रेशों के बारे में पढ़ेंगे। ये रेशें पौधों से प्राप्त होते हैं, अतः इनका नाम भी संबंधित पौधों के अनुसार होता है। प्रमुख पादप रेशें इस प्रकार हैं, जैसे कि देखिए कपास, ये पौधों का नाम भी होता है बच्चों, और कपास रेशे का भी नाम है ना। जो रेशे होते हैं उन्हें कपास रेशे भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सेमल, जिसे कापोक भी कहा जाता है, जूट, जिसके बारे में आप जानते हैं पटसन भी कहा जाता है, नारियल का रेशा है ना, नारियल का रेशा यानी कि कॉयर, ठीक है, कॉयर भी कहा जाता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं नारियल का रेशा नारियल का पौधा ही होता है। तो इस प्रकार से जो है ये रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं, और इनका नाम भी क्या होता है, पौधों के नाम के अनुसार ही होता है, यानी कि उनसे संबंधित होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कपास। कपास के बारे में अध्ययन करते हैं। कपास के रेशे कपास की ही भांति कोय से प्राप्त होती है ना। कपास के पौधे से जब फूल झड़ जाते हैं तब कोय या डोडे निकल आते हैं। ये कोय परिपक्व होकर फट जाते हैं, इनके अंदर से रुई दिखाई देने लगती है। तो कपास के जो पौधे होते हैं बच्चों, जब फूल झड़ते हैं है ना, कपास में फूल लगते हैं और जब फूल झड़ जाते हैं तब कोय या फिर टोडे निकल आते हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चों कुछ जो कोय कहा जा रहा है ये किस प्रकार से होता है, फूला हुआ भाग होता है ना, उसके अंदर में क्या होते हैं, रुई भी होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये कोय परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद क्या होते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर से क्या दिखाई देते हैं, रुई दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से देखेंगे सेमल, जिसे कापोक भी कहा जाता है। सेमल के रेशे कपास की ही भांति कोय से प्राप्त होते हैं, है ना। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, सेमल को हम लोग नॉर्मली अपने सेम्बल या फिर सेमर का पेड़ ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तो इनके जो फूल होते हैं ये रेड रेड कलर के होते हैं, आप लोग देखे होंगे, और इनके जो कोय होते हैं उनसे भी रुई निकलते हैं, और रुई के बीच में एक बीज भी होता है काले रंग का, वो जब गर्मी के मौसम आते हैं उड़ते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चों सेमल, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, कपास की तरह ही इनमें भी क्या होती हैं, कपास की भांति कोय प्राप्त होते हैं, और सेमल के फूलों के झड़ जाने के बाद कोय पक जाते हैं, तब उनमें से रुई के समान रेशे निकल आते हैं। इन रेशों में प्राकृतिक ऐंठन का अभाव होता है। जो प्राकृतिक ऐंठन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं बच्चों, उनका अभाव होता है। इस कारण इनकी जो कताई कर धागा तैयार किया जाता है, इनकी कताई किया जाता है और कताई करके धागा तैयार किया जाता है, किंतु इनके रेशे रेशम के समान चमकीले और उत्तम श्रेणी के होते हैं, है ना। इनके जो रेशम है बच्चों, रेशम के समान चमकीले और उत्तम श्रेणी के होते हैं। चटाई और बिछौने बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो जो सेमल के रेशे होते हैं बच्चों, इनका उपयोग चटाई होता है, बिछौने होते हैं, ये सभी बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और ये रेशम के समान ही चमकीले होते हैं और उत्तम श्रेणी के होते हैं। इन्हें पादप रेशे कहते हैं। अब देखिए जूट, है ना, जिसे पटसन भी कहा जाता है। जूट के पौधों से प्राप्त रेशों को सामान्य भाषा में टाट कहा जाता है। जो जूट होते हैं, जूट के पौधे से जो प्राप्त रेशे होते हैं, तो रेशों का जो सामान्य भाषा में जो बोला जाता है बच्चों, टाट कहा जाता है। जूट के पौधों को नमी और गर्मी की आवश्यकता होती है ना। जो इनके पौधे हैं, जहाँ पर ये पौधे ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, वहाँ पर इनको गर्मी की भी आवश्यकता होती है और नमी की भी आवश्यकता होती है। जूट का पौधा 12 से 15 फुट ऊंचा होता है। फूलों के मुरझाने के बाद
पौधों को काट लिया जाता है। जब फूल मुरझा जाते हैं बच्चों तो जो पौधों को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसके तने को कई दिनों तक पानी में डालकर गलाया जाता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं जो पौधे होते हैं उनके तने होते हैं, तो उनके तनों को क्या किया जाता है, पानी में कई दिनों तक डालकर गला दिया जाता है। इसके तने की बाहरी छाल गल कर अलग हो जाती है। बच्चों जब इनके जो तने होते हैं उनको जब पानी में डाला जाता है और गलाया जाता है पानी में डालकर, तब क्या होते हैं, जो तने होते हैं पौधों की जो तने होती हैं जिन्हें गलाया गया है, इनकी बाहरी छाल जो होती है वो गलकर अलग हो जाती हैं और शेष भाग से कोमल पीले रंग के चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोमल और पीले रंग के जूट से जो रेशे हैं वो चमकदार पीले रंग के प्राप्त होते हैं। जूट से बोरे, दर्रियाँ, गलीचे बनाए जाते हैं, है ना। गलीचे आप सभी जानते हैं जो नीचे फर्श पर बिछाए जाते हैं। दर्रियाँ भी बनाई जाती हैं और बोरे भी बनाए जाते हैं, किनसे, जूट से बनाए गए होते हैं। अब देखिए फोर्थ में नारियल का रेशा जिसे कॉयर भी कहा जाता है। तो कॉयर से यह नारियल की छाल के ऊपर स्थित होता है। जो नारियल होते हैं उनकी छाल के ऊपर स्थित होता रहता है। इससे गद्दियाँ और रस्सियाँ बनाई जाती हैं, है ना। इससे क्या बनाई जाती हैं, गद्दियाँ बनाई जाती हैं और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। नारियल का जो रेशे होता है। बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो कूलर होता है, कूलर में जो खर्च लगा होता है बोला जाता है, वो भी नारियल के जो रेशे होते हैं इनसे ही बनाए गए होते हैं। और भी कई पौधों से बनाए गए होते हैं, पर नारियल के भी होते हैं बच्चों। और गद्दियाँ बनाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ पादप रेशे हैं, है ना, जो कि कपास, सेमल, जूट और नारियल का रेशा है, जिनके बारे में हम अध्ययन किए। और इनसे किस प्रकार से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे रेशे प्राप्त होते हैं और क्या बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन किए। अब हम देखते हैं बच्चों 14.4 वस्त्र निर्माण, है ना, किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। 14.4.1 धागे का निर्माण, कताई, है ना, धागे का निर्माण यानी कि कताई। रेशे वस्त्र की मूल इकाई है। रेशे क्या है, वस्त्र की मूल इकाई है। रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कताई है। ठीक है बच्चों, जैसे कि सबसे मूल इकाई क्या है, रेशे हैं, है ना। रेशों से ही रस्सियाँ बनाई जाती हैं, धागे बनाए जाते हैं, उनमें ऐंठन बनाए जाते हैं। ऐंठन के बाद में क्या होता है, उन धागों को जोड़कर कताई का प्रथम चरण कताई करने के बाद काम पहले हाथ से होता है, इसके बाद तकनी और चरखे से होता है ना, जिससे कि वस्त्र बनते जाते हैं बच्चों। और वस्त्रों से धागे जब एक साथ जुड़ने लगते हैं, है ना, कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, फिर इनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कताई का काम पहले हाथ से होता है बच्चों, है ना। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, कताई है। और कताई का काम पहले हाथ से होता था, इसके बाद तकनी और चरखे, है ना। इसके बाद किससे होने लगा, तकनी और चरखे से होने लगा। चित्र 14.2 में देखेंगे ये चरखा है, इसके द्वारा भी बनता है बच्चों। आविष्कार से समय और श्रम दोनों की बचत होने लगी। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो है जब चरखे की आविष्कार हुई तो समय और श्रम यानी कि जो समय होती है, टाइम की बचत होती है, और जो श्रम मेहनत लगती है वो उनकी भी बचत होती है इसमें। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में नए युग का आरंभ किया, है ना। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण के लिए क्षेत्र में, जो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र में नए युग का निर्माण किया, आरंभ किया। रेशों को प्राप्त करना, उन्हें साफ करना, धागा बनाना और अंत में धागों से वस्त्र बनाना, इन सभी कार्यों के लिए अब अलग अलग प्रकार की मशीनें बनने लगी हैं।
तो बच्चों किस प्रकार से धागा को अलग किया जाता है, फिर धागा को बनाया जाता है, साफ किया जाता है किस प्रकार से, उन सभी के लिए अलग अलग मशीन बनाए गए हैं और उन मशीनों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, रेशों को धागों में बदलना कताई कहलाता है ना। रेशों को धागों में जब बदला जाता है, धागे बनाए जाते हैं रेशों से, तो रेशों से धागों में बदलना ही क्या कहलाता है, कताई कहलाता है। यह वस्त्र निर्माण क्रिया का पहला चरण है ना। वस्त्र निर्माण का जो वस्त्र निर्माण होता है बच्चों, उसका सबसे पहला क्रिया यही है, पहला चरण यही है। इसके बाद धागा बुनाई के लिए तैयार समझा जाता है ना। पहले रेशों से धागा बनाया जाता है बच्चों, फिर धागा को बुनाई करके वस्त्र बनाया जाता है ना। फिर रेशों से धागा प्राप्त किया जाता है और धागा को फिर से बुनाई के लिए तैयार समझा जाता है। अब देखेंगे बच्चों 14.4.2 करघे से बुनाई। क्रियाकलाप 4 के द्वारा समझेंगे कि करघे से बुनाई किस प्रकार से किया जाता है, करघे क्या होता है, कैसे होता है ना। तो आवश्यक सामग्री में 2 रंग के कागज की शीट लेंगे, कैंची लेंगे और पेंसिल लेंगे। भिन्न रंगों की 2 कागजों की शीट लीजिए। भिन्न रंगों यानी कि 2 रंगों की होनी चाहिए, अलग अलग 2 रंगों की कागज लेंगे, कागज की शीट लेंगे और दोनों शीट में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटेंगे। वर्गाकार मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, जिनके चारों भुजाओं का जो वर्ग होता है वो एक समान होता है ना। उन्हें वर्गाकार शीट हम काट लेंगे और यानी कि जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो एक समान होती है, ठीक है, उन्हें वर्गाकार कहा जाता है। तो दोनों शीटों को आधा मोड़ेंगे। दोनों शीट पर चित्र 14.3 का क नंबर इस प्रकार से डायग्राम भी देखते चलेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क नंबर में किस प्रकार से शीट लिए गए हैं और इन्हें किस प्रकार से मोड़ा गया है ना। खींची गई रेखाओं के अनुसार पहली शीट से पट्टियाँ काट लीजिए, है ना। इस प्रकार से रेखा काटी हुई है, इनसे क्या करना है, पट्टियों को काट लेना है ना। और पट्टियाँ काट लीजिए और 14.3 का ख नंबर दूसरी शीट पर इस प्रकार से काट लेना है, जो रेखा खींची गई है। दूसरी शीट पर खींची गई रेखाओं को 1-1 इंच के किनारे छोड़ते हुए काटे, ध्यान रखें, है ना। पहले क्या करना है, हमें 1-1 इंच को जो काटी गई रेखाएं, खींची गई रेखाएं हैं बच्चों, इनको 1-1 इंच के किनारे छोड़ते हुए काटें, है ना। काटना है 1 इंच को छोड़ते हुए और ध्यान रखें कि यह शीट चटाई का आधार होगी, है ना। ये शीट जो है चटाई का आधार होगी। अब पहली शीट की पट्टियों को 1-1 करके दूसरी शीट के कटाओं में चित्र 14.3 का ग नंबर के अनुसार बुनिए। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि 1-1 इंच के किनारे छोड़ते हुए काटे गए हैं और काटने के बाद में क्या किया गया है, चटाई का आधार इस प्रकार से होता है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चटाई बुना गया होता है। तो पहली शीट की जो पट्टियाँ होती हैं, पट्टियों को 1-1 करके दूसरी शीट के कटाओं में ग के अनुसार बुनना है। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से 1-1 इंच यहाँ पर छोड़ा गया था, है ना। तो बच्चों ये क्या है, कागज की पट्टियों से बुनाई, कि किस प्रकार से कागज की पट्टियों से बुनाई की जाती है, की गई है। क्रियाकलाप 4 में दर्शाए अनुसार ही धागों के 2 सेंटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि किस प्रकार से क्रियाकलाप 4 के अनुसार ही धागों के 2 सेंटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। चित्र 14.4 यहाँ पर देखिए सादी बुनाई, है ना। रेशों से निर्मित धागे ही वस्त्र के मुख्य आधार हैं। जो रेशों से निर्मित धागे होते हैं तो वह धागे ही वस्त्र के क्या है, मुख्य आधार हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, है ना। जो कागज की जो
पट्टियाँ होती हैं बच्चों, उनसे भी बहुत पतले होते हैं धागे। जो होते हैं धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों से भी क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं उनकी यदि तुलना करें तो यहाँ पर आप लोग संरचना देखिए, सघन संरचना जो बहुत ही घना होता है उन्हें सघन कहा जाता है बच्चों। और ये है झिरी संरचना, जहाँ पर झिरी किसे कहा जाता है, जहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली है ये जगह, स्पेस है ये जगह, खाली स्थान, इसी को झिरी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा खाली होता है। धागों को लंबाई चौड़ाई में आपस में गूंथ कर वस्त्र का रूप दिया जाता है। धागों से वस्त्र का निर्माण करने की अनेक विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख है करघे की बुनाई। करघे या तो हस्तचलित होते हैं अथवा विद्युत चलित, है ना। जो करघे होता है बच्चों, या तो हस्तचलित होता है या फिर विद्युत चलित होता है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। वस्त्र निर्माण के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर से धागे लगाए जाते हैं। खड़े लंबाई में खड़े धागों को ताना कहा जाता है ना। जो खड़े धागे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ताना कहा जाता है। जो ये खड़ा धागा होता है बच्चों, ये जो आगे की ओर जा रहा है, इसे ताना कहा जाता है। और आड़े यानी कि चौड़ाई में धागा को पाना कहा जाता है। जो चौड़ाई में होता है इस प्रकार से, है ना, तो जो चौड़ाई में होता है उन्हें बाना कहा जाता है। इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की क्रिया के द्वारा ही वस्त्र का निर्माण होता है। हाथ करघे के आविष्कार से बुनाई का काम पहले से सरल हो गया है। आजकल अधिकांश वस्त्र निर्माण करने वाले कारखानों में विद्युत चलित करघे की सहायता से वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो बच्चों, जो हाथ करघे के आविष्कार से जो बुनाई का काम होता है, पहले से क्या हो गया है, बहुत ही सरल हो गया है। आजकल क्या किया जा रहा है, अधिकांश वस्त्र निर्माण करने वाले कारखानों में विद्युत चलित, है ना, विद्युत चलित करघे की सहायता से वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सादी बुनाई में लंबाई की ओर से यदि वस्त्र को देखा जाए तो ताने का पहला धागा बाने के ऊपर और दूसरे उसके नीचे, तीसरा फिर ऊपर और चौथा उसके नीचे, इस क्रम में संपूर्ण भाग में बुनाई होती है। चौड़ाई की तरफ से भी यही क्रम रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक के ऊपर, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। ये प्रथम चरण में ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस प्रकार से ताना और बाना दोनों जो है एक दूसरे से ऊपर नीचे इस तरह से करके इसी क्रम में बुनाई की जाती है ना। और चौड़ाई भी इसी क्रम में की जाती है। 14.3.3 सिलाइयों से बुनाई, जिन्हें नीटिंग कहा जाता है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों, पढ़ेंगे, है ना। आज आप लोगों का होमवर्क है, जो रेशों से धागे प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है बच्चों, इनका आंसर आपको देना है। ताना बाना से आप क्या समझते हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं बच्चों, जिनके आंसर आपको देने हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।